हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जावा मेथड्स के बारे में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जावा मेथड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इस एक वीडियो में कवर हो जाएं। बस आपको क्या करना है, एक शांत कमरे में बैठना है जहां पर प्रॉपर लाइटिंग हो और फोकस करना है। अगर हो सके तो मोबाइल की बजाय इन वीडियोस को आप लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी बड़ी स्क्रीन पर देखें। साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहें जो भी मैं कोड लिखवाऊंगा। और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सभी टॉपिक्स की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। आप स्पेसिफिक टॉपिक भी देख सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मेथड से रिलेटेड एक बार में ही क्लियर हो जाएं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जावा के अंदर मेथड्स किनको कहा जाता है। यहाँ पर मेथड्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। मेथड्स आर ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स सम एक्शन एंड गिव्स आउटपुट। मतलब मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है। कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते। ये आपकी कोड को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। मेथड्स की वजह से कोड पढ़ने, रीयूज़ करने और मेंटेन करने में आसानी हो जाती है। आइए इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट नाम का मेथड बना लिया जिसके दो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी। मतलब ये मेथड दो वेरिएबल्स लेगा और उनका प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पर इंट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। तो इंट यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप हुआ। इसके बाकी के टर्म हम और डिटेल में समझेंगे। बस मैं इस मेथड को एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इक्लिप्स आईडी ओपन करूँगा और इसी में मैं आपको कोड लिखकर रन करके दिखाऊँगा। ओके, एक नया जावा का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से मेथड्स ट्यूटोरियल। मैंने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे दिया है। तो सिंपली मैं नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, तो ये हमारा जावा का प्रोजेक्ट बन चुका है मेथड ट्यूटोरियल्स के नाम से। इसको मैं यहाँ पर एक्सपेंड करूँगा तो इसके अंदर src फोल्डर दिखेगा। इस src फोल्डर के अंदर हम सारे पैकेज रख सकते हैं और एक पैकेज के अंदर हम बहुत सारी क्लासेस यानी कि जावा के कोड लिख सकते हैं। तो मैं src फोल्डर को सिलेक्ट करके एक नया पैकेज यहाँ पे पहले बना लेता हूँ और पैकेज का नाम मैं रखता हूँ पैसिफिक। फिनिश। अब ये जो पैकेज है इस पर मैं राइट क्लिक करके एक नई क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, और क्लास का नाम मैं रखूँगा प्रोडक्ट। इसको टिक कर लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये हमें अलग से टाइप करके लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं फिनिश करूँगा ये देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेन मेथड होता है हमारा जहाँ से कोड रन करना स्टार्ट करता है। मतलब एक कोड के अंदर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मेथड होगा वो एंट्री पॉइंट होगा। मतलब मेन मेथड से ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज का नाम काशिफ बेग है, क्लास का नाम है प्रोडक्ट। अब जितने भी मेथड आप लिखेंगे वो इस क्लास के अंदर, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर होने चाहिए। ये देखिए इस ब्लॉक के अंदर होने चाहिए सारे के सारे हमारे मेथड। और जो मेन मेथड है उस मेथड के बाहर सबसे पहले वो जो कोड आपको मैंने दिखाया था प्रोडक्ट वाला वो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी से। तो क्लास प्रोडक्ट नाम की क्लास के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट नाम का, वेट ये नाम थोड़े मैचिंग हो गए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं इसका नाम थोड़ा कुछ और रख देता हूँ। इस मेथड का मैं नाम रखता हूँ प्रोड। ओके, का नाम मैं मेथड का नाम प्रोड रख दिया। ठीक है, तो प्रोड नाम के इस मेथड को मैंने क्लास के अंदर लिखा है और मेन मेथड के बाहर लिखा है।
अगर मैं इस मेथड को क्लास के बाहर लिखूंगा तो देखिए एरर आएगा, ये देखिए एरर आ गया। तो इसीलिए जो भी मेथड आप लिखेंगे कहीं पर भी जावा के मेथड, वो क्लास के अंदर होने चाहिए और मेथड के बाहर होने चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि ये वाला जो मेथड है यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है। तो स्टैटिक जितने भी मेथड होंगे, याद रखना स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली मेथड के नाम से ही कॉल करवा सकते हैं। हमें उस मेथड के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली मेथड का नाम लिख करके, अगर स्टैटिक मेथड है तो मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेथड के नाम से। देखिए मैं कैसे करता हूँ कॉल। यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, int x इज इक्वल टू 10, int y इज इक्वल टू 3, और कॉल करवाते हैं हम prod x, y। अब क्योंकि ये हमारा prod मेथड जो है स्टैटिक मेथड है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर मेथड का नाम लिख दिया और इसके अंदर मैंने अपने दोनों वेरिएबल x एंड y को रख दिया है। ठीक है, जब आप मेथड को कॉल करोगे तो ये दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारे कॉल किए गए मेथड के पास जाएगी और वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगी। उस रिटर्न वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ z, और z के अंदर मैं वो वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। स्टोर करने के बाद मैं वैल्यू को प्रिंट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यू को प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखिए आउटपुट हमारा 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप मेथड को कॉल करते हो, किसी भी मेथड को जब आप कॉल करते हो, तो जो वेरिएबल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ x एंड y, इनको वेरिएबल नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। याद रहेगा, जब भी आप किसी मेथड को कॉल करोगे और कॉल करते टाइम जो आप वेरिएबल मेथड को दोगे, उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और जो मेथड आप बनाते हो, उस मेथड के बनाने के साथ जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, ठीक है, मेथड के अंदर ही जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो यहाँ पर, उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो a और b हमारे पैरामीटर्स हैं। a और b का जो स्कोप है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, इस ब्लॉक के बाहर आप a की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर आपको a की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल दोनों का मल्टीपल जो भी आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न होने के बाद ये z वेरिएबल में स्टोर होगा, और z वेरिएबल को जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 30। दोस्तों अभी अभी मैंने गूगल सर्च किया कि पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो कि पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड सिग्नेचर, और आर्ग्यूमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज पास टू अ मेथड व्हेन इट इज इन्वोक्ड। ठीक है, मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो ये बोलते हैं कि मेथड को इन्वोक किया गया। ठीक है, और ये तो चलो डेफिनेशन है। मुझे अभी अभी इमेज के अंदर बहुत काम का एक इमेज दिखाई दिया। ये देखो, जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो मुझे बार बार ये कन्फ्यूज़न हो जाती थी कि भाई आर्ग्यूमेंट कौन से वाले वेरिएबल को बोलना है और पैरामीटर कौन से वाले वेरिएबल को बोलना है। मैं बार बार इन चीज़ में कंफ्यूज हो जाता था। तो ये इमेज मुझे बड़ी काम की लगी। मैं समझाता हूँ क्या ये इमेज है। क्लास, मान लो कि कोई क्लास चल रही है और उसमें दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो ये शायद से इनका टीचर है, ये बोलता है कि टेक योर आर्ग्यूमेंट आउटसाइड, कि भाई साहब लड़ाई करनी है तो क्लास के बाहर जाके करो। और सेम सिनारियो हमारा यहाँ पर मेथड के साथ होता है। तो यहाँ पर x एंड y इन दोनों को बोल दिया गया, जब हम कॉल कर रहे हैं इन दोनों को बोल दिया गया कि भाई तुम इस मेथड से बाहर चले जाओ और जो भी करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है या फिर जो भी ऑपरेशन करना है यहाँ से बाहर जाके करो। x एंड y यहाँ पर कहलाता है आर्ग्यूमेंट, इसलिए इनको बोला गया कि बाहर जाके जो भी करना है तुम्हें करो। तो यहाँ पर ये गए और यहाँ पर इनको बोला हमने पैरामीटर्स। ठीक है, आपको यह याद रखना कि जहाँ से आप कॉल कर रहे हो वहाँ पे
आर्ग्यूमेंट कहा जाता है वेरिएबल्स को, और दूसरी जगह पैरामीटर्स। होपफुली तुम्हें ये कोड अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप देखो, मेथड के अंदर हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न कर रहे हैं। हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न ना करे। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ सी नाम से, और सी के अंदर ए और बी का मल्टीपल में स्टोर करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली यहीं पर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगी तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने डायरेक्टली मेथड को कॉल किया और मेथड के अंदर जाके वो वैल्यू प्रिंट हो गई। जो भी मल्टीपल होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो मेथड के अंदर परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन आप गौर करो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एरर आ रही है। ये एरर इसलिए आ रही है कि आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख दिया इंट, लेकिन आप कुछ रिटर्न तो करा ही नहीं रहे, ठीक है। आपने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था वही हटा दिया। जब आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते, आप नहीं चाहते कि कुछ भी रिटर्न हो, उस टाइम पे आप यहाँ पर वॉइड लिख सकते हो। अब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे भी मैं रन करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक एंड रन। ये देखिए 30 आउटपुट हमारा डायरेक्टली यहीं से प्रिंट हो गया, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया, ठीक है। अब अगर आप मेथड की डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि मेथड एक कोड का ब्लॉक है जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है। और मैंने बोला था कि कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते। तो ये वही मेथड है, वॉइड मेथड, जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया यहीं पर इसने, और यहीं पे इसने प्रिंट करा दिया। तो अभी जो आप लोगों ने एक मेथड का एग्जांपल देखा, उस मेथड में एक कीवर्ड यूज़ हो रहा था स्टैटिक, और जिन मेथड में भी स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है उन मेथड को हम स्टैटिक मेथड बोलते हैं। इस तरह के मेथड को कॉल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली मेथड का नाम लिख करके मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रन करके आपको दिखा दिया। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर मेथड स्टैटिक ही हो, ठीक है। तो आपको नॉन स्टैटिक मेथड से भी डील करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक और मेथड बना लेता हूँ, और ये नॉन स्टैटिक मेथड होगा, मतलब इसमें स्टैटिक कीवर्ड का मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं सम नाम से एक मेथड बना लेता हूँ। ये मेथड भी क्या करेगा, दो वेरिएबल्स को लेगा और उनका सम रिटर्न करेगा। अब देखिए कि इसको कॉल कैसे करना है। कॉल करने के लिए पहले हमें इस क्लास का, जिस क्लास में भी ये मेथड है, अगर ये किसी दूसरे क्लास में है तो उस क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करेंगे। कैसे? जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट डॉट इस मेथड का नाम सम, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, आपको बना के दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है, मेरी क्लास का नाम आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट लिखूँगा यहाँ पर, प्रोडक्ट। और ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम मैं लिख सकता हूँ, जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखते हो सेम वे आप ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा यहाँ पर, और दोबारा से क्लास का नाम। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का। अब इस क्लास के अंदर मुझे कौन सा वाला मेथड कॉल करना है, सम, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट मेथड का नाम, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉल करते हैं जो भी हमारा नॉन स्टैटिक मेथड होगा। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होगी सम, तो उसको मैं डायरेक्टली भी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर लिखकर प्रिंट कर सकता हूँ, या फिर मैं अलग से एक और वेरिएबल बनाऊँगा z नाम से, और फिर मैं z वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा।
तो जब 10 और का हम सम करेंगे तो 13, तो ये जो हमारा मेथड है ये 13 रिटर्न करेगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं रन करके देख लेता हूँ, राइट क्लिक एंड रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए 13 आ गया। बस आपको ये याद रखना है कि जिस क्लास के अंदर भी हमें मेथड को एक्सेस करना है उस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके बाद आप लिख दोगे ऑब्जेक्ट डॉट जो भी मेथड है, पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। तो ये रहा नॉन स्टैटिक मेथड का एक एग्जांपल, मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अगर हमें दूसरे क्लास के मेथड को हमें कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे? भाई सिंपल सा तरीका है, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यही वाला वे हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नेम। ओके, अब देखिए इस मेथड को हमें कॉल करना है हमारे पहले वाले मेथड के अंदर से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं इसको ज़रा कमेंट कर देता हूँ इस पार्ट को। कॉल करने के लिए पहले हम ये वाला जो नई क्लास बनाई है इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम हमारा है यहाँ पर सब और ऑब्जेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ ओबी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड सब। ऑब्जेक्ट बन गया सब क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस क्लास के अंदर जो मेथड है, मेथड का नाम है सब्सट्रैक्शन, इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, और इसके अंदर हम अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो लिख सकते हैं। अब इसको भी मैं जब कॉल करूँगा तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू क्या है 10 और 3, ये जाएगी इस मेथड के अंदर, ठीक है, a एंड b के अंदर, और इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा यानी कि 10 - 3 7 यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। तो उसको हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रिंट कराने के लिए। ये देखिए मैं इसको रन कर देता हूँ, राइट क्लिक रन करके देखते हैं ज़रा इसको। ये देखिए 7 आउटपुट आ चुका है। दोस्तों स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड आपको समझ में आ गए। चलिए अब आपको मेथड के दो और टाइप्स दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं मेथड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहता। तो एक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा है कंक्रीट मेथड। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है और इन मेथड की बॉडी नहीं होती, मतलब नो कोड इम्प्लीमेंटेशन। ये बस क्लासेस या इंटरफेस का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसके उलट कंक्रीट मेथड के अंदर कोड लिखा हुआ होता है। इन्हें नॉर्मल मेथड भी कहा जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है, वैसा कंक्रीट मेथड में नहीं है। कंक्रीट मेथड बनाने के लिए ऐसा कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ही अंदर बनाए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? इन क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है और कंक्रीट क्लास में एज यू गेस कोई कीवर्ड नहीं होता। कंक्रीट क्लास में हम सिर्फ कंक्रीट मेथड रख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कंक्रीट मेथड दोनों लिख सकते हैं। दोस्तों जावा में ओप्स का एक कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। इसमें कोड की इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स को हाइड करके यूज़र को सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इंटरफेस का यूज़ होता है। मैं एब्स्ट्रैक्शन की डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ओप्स का कॉन्सेप्ट है और मैं वीडियो बना रहा हूँ एवरीथिंग अबाउट मेथड्स इन जावा। मेथड के बारे में अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, उनको समझ लेते हैं। जब मैं ओप्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा उसमें एब्स्ट्रैक्शन आपको समझा दूँगा। चलिए अब बात करते हैं मॉडिफायर्स की। मॉडिफायर्स को स्पेसिफायर्स भी कहा जाता है।
ये हमें बताते हैं कि मेथड को आप कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब है आप मेथड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्लास से और किसी भी पैकेज से। प्राइवेट का मतलब है आप मेथड को बस उसी क्लास में एक्सेस कर पाएंगे जिसमें मेथड को बनाया गया है, मतलब सेम क्लास में आप मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, दूसरी क्लास से आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड का मतलब है आप इसे पैकेज के अंदर से एक्सेस तो कर ही पाएंगे और पैकेज के बाहर से एक्सेस आप सिर्फ चाइल्ड क्लासेस के थ्रू कर पाएंगे, इसमें इसीलिए ये हुआ प्रोटेक्टेड। लास्ट मॉडिफायर हमारा बचा डिफ़ॉल्ट। जो डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं उसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इस तरह के किसी भी मॉडिफायर का यूज़ नहीं होता। डिफ़ॉल्ट मेथड को आप बिना किसी मॉडिफायर के क्रिएट कर, और डिफ़ॉल्ट मेथड को सिर्फ हम पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे, पैकेज के बाहर हम डिफ़ॉल्ट मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। मेथड ओवरलोडिंग क्या है? जब एक क्लास में एक ही नाम से कई मेथड होते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं तो उसे मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। मेथड ओवरलोडिंग से हम एक जैसे काम करने वाले मेथड का नाम एक जैसा रख सकते हैं। इससे क्या होता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपको कोई सम, ठीक है, ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है आपको 2 नंबर ऐड कराने हैं, हो सकता है आपको 3 नंबर ऐड कराने हैं, 4 नंबर ऐड कराने हैं, और ये भी हो सकता है कि कभी आपको इंटीजर नंबर ऐड कराने हैं, कभी फ्लोट नंबर ऐड कराने हैं, कभी इंटीजर और फ्लोट ऐड कराने हैं। तो क्या हो रहा है कि हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हर बार जो आर्ग्यूमेंट का टाइप है या फिर आर्ग्यूमेंट के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहे हैं बार बार। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, रेदर देन क्रिएटिंग अ डिफरेंट मेथड नेम फॉर ईच टाइप ऑफ सिनारियो, हम क्या कर सकते हैं कि एक ही मेथड का नाम रख सकते हैं और हम पैरामीटर्स को बदल बदल कर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग के कुछ नियम हैं। पहला नियम, मेथड ओवरलोडिंग केवल तभी पॉसिबल है जब मेथड के पैरामीटर्स अलग हों। अगर सेम पैरामीटर्स हैं और मेथड के नाम तुम सेम रख रहे हो, सेम पैरामीटर हैं, तो उस केस में आपका एरर आ सकता है। तो पहला नियम जो है मेथड ओवरलोडिंग का ये है कि हमारे पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, आप या तो आर्ग्यूमेंट्स की जो नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट है वो चेंज कर सकते हैं या उनका डेटा टाइप को बदल सकते हैं। केवल रिटर्न टाइप बदलने से मेथड ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। अगर आप सोच रहे हो कि रिटर्न टाइप चेंज कर दो तो हम एक और मेथड बना सकते हैं सेम नेम का, तो ऐसा नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल में ऐड मेथड को 2 बार ओवरलोड किया गया है, एक बार इंटीजर पैरामीटर्स के लिए और एक बार डबल पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि मेथड का नाम सेम है लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनका डेटा टाइप अलग है, तो यहाँ पर हम सेम नाम रख पाए, मतलब मेथड ओवरलोड कर पाए। एक और चीज़ याद रखिए कि आप आर्ग्यूमेंट्स को स्वैप करके भी एक नया मेथड क्रिएट कर सकते हैं सेम नाम के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऊपर दिए गए मेथड में पैरामीटर्स का डेटा टाइप सेम है लेकिन उनका जो सीक्वेंस है, ठीक है, डबल पहले था, डबल ए पहले था, इंट बी बाद में था, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, स्वैप कर दिया है, तो इस केस में भी ये मेथड ओवरलोडिंग जो ये वाला सिनारियो है ये भी वैलिड है। तो आप आर्ग्यूमेंट स्वैप करके भी मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। अब ये वाले एग्जांपल में 3 पैरामीटर्स हैं और ये भी ओवरलोड मेथड है क्योंकि इसमें पैरामीटर्स की जो संख्या है वो अलग है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर भी ये मेथड ओवरलोडिंग का वैलिड एग्जांपल हुआ। दोस्तों, जावा मेथड्स के अंदर हमारा यहाँ पर लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और टॉपिक का नाम है वार आर्ग्स। अब ये वार आर्ग्स क्या होते हैं, इन्हें समझने से पहले एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। वार आर्ग्स की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल मेथड बनाया हुआ है। ये मेथड क्या करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उनका सम रिटर्न कर देगा। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आपने ये मेथड बनाया
तो आपने इसमें सिर्फ दो ही पैरामीटर्स को डिफाइन किया, इंट ए और इंट बी। इसका मतलब इस मेथड को आप ना तो दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ना ही दो से कम। यहाँ पर नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो फिक्स हैं। फिक्स नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो। बस मेथड की इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए जावा 5 से जावा के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, वार आर्ग्स। अब वार आर्ग को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। यहाँ पर एक फन नाम का मेथड है, इसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, इंट ए। तो नॉर्मल सी बात है, ये मेथड सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है। आप इस मेथड को सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस मेथड को हम एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास कर पाए, तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, पैरामीटर के साथ जो डेटा टाइप है, पैरामीटर का डेटा टाइप है इंट, उसके आगे मैं 3 डॉट लगा दूँगा। ठीक है, तो 3 डॉट लगाने से ये जो हमारा मेथड है अब एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ले सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नम्स नाम का यहाँ पर मेथड है और इसके अंदर हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, इंट ए, फ्लोट बी और डबल सी। तो ये मेथड हमारा क्या करेगा, सिर्फ 3 ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है। हम चाहते हैं कि ये मेथड 3 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ले पाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले पैरामीटर के डेटा टाइप के आगे, लास्ट वाला पैरामीटर है सी, उसका डेटा टाइप है डबल, तो डबल के आगे मैं 3 डॉट्स लगा दूँगा। तो अब ये जो पैरामीटर हुआ सी, ये वार आर्ग पैरामीटर बन गया। अब आप इस मेथड को 3 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास कर पाएंगे। तो आइए हम लोग एक्लिप्स आईडी के अंदर एक कोड लिखकर रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नया क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नाम मैं रखूँगा वार आर्ग्स। इस क्लास के अंदर मैं जल्दी से एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट वाला मेथड बना लेता हूँ। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने 3 डॉट लगा के यहाँ पर इसको एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये मेथड एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी वैल्यूज़ मैं इस मेथड को पास करूँगा वो सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जानी चाहिए। प्रिंट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो जावा के अंदर इंटरनली एज अ वन डायमेंशनल अरे वर्क करते हैं। ठीक है, जितने भी वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो इंटरनली एज अ वन डायमेंशनल अरे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज़ को आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप वन डायमेंशनल अरे के अंदर वैल्यूज़ को एक्सेस करते हो, सेम वे आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स सिस्टम। तो प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ हर वैल्यू एक नई लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी प्रिंट एलन का स्टेटमेंट लिख दिया है। इससे क्या होगा, हर वैल्यू एक नई लाइन में प्रिंट होगी। तो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस मेथड को कॉल करके एक वैल्यू को ही पास करूँगा। कौन सी वैल्यू देते हैं, चलो मैंने यहाँ पे 100 पास किया। रन करके देखते हैं कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा कि नहीं। एक आर्ग्यूमेंट तो आराम से ले लेगा, सिंपल सी बात है। नॉर्मल मेथड भी होगा तो क्योंकि हमने एक ही पैरामीटर यहाँ पे बनाया हुआ है, एक आर्ग्यूमेंट तो वो फिर भी ले लेता। चलिए अब हम इसको कमेंट करके एक और कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। इस बार मैं एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट इसमें पास करूँगा। ठीक है, मैंने 4 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किए हैं और देखते हैं कि ये मेथड 4 आर्ग्यूमेंट लेकर उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा कि नहीं। ये देखो, सक्सेसफुली इसने 4 आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अब इस पे आप इस मेथड को पास कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस मेथड को जितने पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं उससे कम भी
आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं या नहीं। चलो देख लेते हैं इसे भी टेस्ट करके। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड को कॉल करेंगे 0 आर्ग्यूमेंट्स देते हुए, मतलब मेथड को कॉल करेंगे और कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। तो देखते हैं इस टाइम पर ये मेथड कॉल होगा या नहीं। वैसे अगर आप इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो इसमें कुछ प्रिंट तो होगा नहीं, बस यहाँ पे क्या होगा, मेरे हिसाब से एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। चलो इसको रन करके देखते हैं। ये देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक एम्प्टी लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब ये वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स लेगा और जितने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रखे हैं उससे कम भी आर्ग्यूमेंट इस मेथड को आप पास कर सकते हैं।